राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा की सियासत में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन के दिन जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। अंबाला में जहां बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने नामांकन दाखिल किया। बंतो कटारिया के नामांकन में प्रदेश के सीएम नायब सैनी और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। नामांकन के बाद जनसभा में सीएम सैनी ने फिर हरियाणा में 10 सीटों पर जीत का दावा किया। कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीजेपी के साथ ही करनाल से कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। सतपाल ब्रह्मचारी और दिव्यांशु के नामांकन में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान हुड्डा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया और टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच ही बताई। कांग्रेस बीजेपी के साथ इनेलो जेजेपी के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए अपना अपना पर्चा दाखिल किया। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला तो गुरुग्राम से जेजेपी के प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने नामांकन भरा। नामांकन के साथ ही पार्टी प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या चुनाव में टक्कर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच है? चुनाव में किस पार्टी ने वोट काटने के लिए उम्मीदवार उतारे हैं? कुछ और भी ऐसे सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। आज ये भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित भारत बना है, मजबूत भारत बना है और ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। ये संकल्प आप सबके सहयोग से नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि जब 2047 का भारत होगा, ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ये विकसित भारत बन जाएगा। भाइयों, ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और उस संकल्प में हम सबका योगदान उसमें जरूरी है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है और जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में कांग्रेस स्वीप करेगी। पति में किसने किसको वोट दी सब समझते हैं, हरियाणा के लोग सब समझते हैं। मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है। बाकी जो उम्मीदवार खड़े करते हैं वोट काटूंगा। 10 साल में क्या क्या ये बताने की बजाय, अगले 5 साल का विजन क्या है ये बताने की बजाय 2047 की बात करते हैं। कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना है। जो विकसित भारत बनाने की बात करने वाले लोग, इस मोदी जी ने 10 साल में इस देश को कैसे पीछे ले जाने का काम किया। जब भी कहीं लोगों से राजनीतिक बातचीत होती है, जब पूछा जाता है करनाल में कौन सबसे ज्यादा सक्षम उम्मीदवार है, सबसे मजबूत आधार किसका है, हर व्यक्ति की जबान से मैंने एक ही बात सुनी थी कि अगर वीरेंद्र मराठा साझा उम्मीदवार बनकर के आ जाए तो कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कांग्रेस की नीयत में खोट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत में खोट है। हुड्डा नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमजोर पड़े। इसलिए साथियों, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कैंडिडेट, ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो करनाल का रहने वाला भी नहीं है, जो गुवाना का रहने वाला है। इतिहास से बता सकता हूँ, एक नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उस नारे के साथ कांग्रेस 77 के चुनाव में गई थी और लोगों ने उस नारे का क्या हाल किया। इंदिरा गांधी स्वयं हारी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। आज 400 पार के नारे का भी देश की जनता इसी तरह हिसाब लेगी और मैं मानता हूँ 400 वाले के 200 पे आके ना सिमट जाए भविष्य के अंदर। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, आज डिजिटल जमाना है और डिजिटल जमाने के अंदर जो आज लोगों में भाया हमने वो उतारा, ना कि वो जो ग्रामोफोन के टाइम के नेता है। इस वक्त हम आपको नामांकन की दिखा रहे हैं। रिएक्शंस आपने सुने नेताओं के। बंतो कटारिया अंबाला से जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तस्वीरें आप देखिए उनके नामांकन की। उसके बाद
रणजीत चौटाला ने हिसार से अपना नामांकन भरा। कुमारी सैलजा ने सिरसा से नामांकन भरा है। अभय चौटाला कुरुक्षेत्र में नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी ने नामांकन दाखिल किया। गुरुग्राम में राहुल फाजलपुरिया ने अपना नामांकन भरा है। ये 6 तस्वीरें नेताओं के नामांकन की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये नामांकन के दौरान की तस्वीरें, 6 अलग अलग नेताओं के नामांकन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने भी आज जनसभा को संबोधित करते हुए कई सारी बातें विपक्ष को लेकर कहीं, विपक्ष पर निशाना साधा। उधर अभय चौटाला की तरफ से बयान दिया गया। भूपेंद्र हुड्डा को भी आप सुन रहे थे। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका सीधा परिचय कराऊं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं। विधु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ हैं। रजत जी, आपका स्वागत है। विधु रावल जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। रिएक्शन लगातार आ रहे थे, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 धड़े हैं इस देश के अंदर। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? पराग जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। हमारे जो साथी पैनलिस्ट है विभिन्न पार्टियों से, उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, 2 धड़े तो हैं। 2014 के बाद से तो विशेष रूप से ये विभाजन रेखा बड़ी स्पष्ट हो चुकी है। 2 धड़े हैं। एक भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है, और दुनिया जिसका लोहा मान रही है। और इस प्रकार से पूरे देश का जिस प्रकार डंका बज रहा है, भारतीय तिरंगा और भारतीय पासपोर्ट जिसने जो है जिसकी वैल्यू बढ़ा दी, जिसने विदेश में खड़े भारतीयों का सर मान से ऊंचा कर दिया, जिसने भारतीयों के, भारत के अंदर रहने वाले भारतीयों के जीवन स्तर में मूलचूल बड़ा परिवर्तन किया। 25 करोड़ भारतीयों को जो गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया है, वो नरेंद्र मोदी एक तरफ है। और दूसरी तरफ जो है मोदी विरोधी, जो हर वो कारण ढूंढते हैं कि भारत को किस प्रकार से नीचे धकेला जाए। वो लोग जो कि भारत के खिलाफ लगातार प्रचार दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं। भारत के अंदर खड़े होकर लगातार कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, लगातार कहते हैं भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। कहां कहते हैं? देश की कैपिटल जेएनयू के ऊपर खड़े होकर ये बात कहते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। मैं देख पा रहा हूं कि शेक कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके प्रत्याशी जो नई दिल्ली से, बजरंग जी, पहले राउंड में तो नहीं, प्लीज किस मुद्दे पे ये बता दो आप। एक बार बजरंग जी, पहले राउंड में तो इंटरप्ट मत करिए सर। मैं आप ही के पास आऊंगा विधु रावल जी के बाद, फिर आप बोलिएगा। मेरे साथ की है रावल जी को बात थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, शायद मैं गलती में बैठा हूँ, आज डिबेट किस मुद्दे पे है? उस मुद्दे की बात डिबेट इस मुद्दे पर है कि दो धड़े हो गए। मुझसे सवाल ये पूछा गया कि 2 धड़े हो गए हैं। मैं भी कह रहा हूं, मैं सहमति जताते हुए उस मोशन को सपोर्ट कर रहा हूं, उसके फेवर के अंदर मैं बात कर रहा हूं। बजरंग दास जी, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया, समय बचेगा अगर आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ कौन सा खेमा है जो कि दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर खड़े होकर कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और कहता है भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो वोट फॉर कांग्रेस के पोस्टर लगाए हुए हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है टू फ्री यासीन मलिक, जिसने भारतीयों का खून बहाया है, उसको अगर फ्री करवाना है तो वो कांग्रेस को वोट करो। लुटेंस के अंदर आज लगे हुए, सुबह से सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इससे अलग, जिसने, जो लोग भारत के खिलाफ हर प्रकार, भारत की सेना के खिलाफ सबूत मांगते फिरते हैं, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो सबूत मांगते फिरते हैं, जब भारत का चीन से गतिरोध होता है तो चीन की भाषा बोलते हैं। चीन का जो ग्लोबल टाइम्स बोलता है वही कांग्रेस बोलती है, बिल्कुल ठीक वही जो चीन बोल रहा है वो कांग्रेस से बुलवाया जा रहा है। और इनका तो खैर एमओयू भी है। वही लोग जो कोरोना के समय ट्वीट खेलकर कभी प्रवासी मजदूरों को, जिनको ये होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम आपको अपने हरियाणा में सुरक्षित रखेंगे, उनको कहते हैं नहीं भाग जाओ। और सरकारें व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है इनकी? किस प्रकार से जो है, फिर भारतीय वैक्सीनों के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया गया, हतोत्साहित किया गया वो, और फिर वही लोग जो है किस प्रकार का आंदोलन, फर्जी आंदोलन खड़े कर देश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है, प्रयासरत है। लेकिन एक अकेला सब पर भारी वो मोदी जो है ना,
वो देश को, वो कहता है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और देश नहीं झुकने देता। और इसी कारण से आज जो भारत को जब 2014 में मोदी जी शासन में आए थे, जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज बढ़कर आज 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है, और 3रे नंबर की अगले 3 साल में मोदी राज में हम देखने वाले हैं। याची देही याची डोला, 500 वर्षों का जो संघर्ष हमने देखा था, उस श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का वो संकल्प हमने उत्तर देखा। 370 जो कलंक लगी हुई थी प्रयाग जी, हमारे माथे पर कलंक थी। कश्मीर को किस प्रकार से भारत से अलग की हुई धारा थी, उस अनुच्छेद को तोड़कर उठाकर फेंक दिया, और एक मच्छर भी नहीं मरा वहां पर। किस प्रकार से ये किया, और ये कहते हैं कश्मीर में कह रहे हैं, मैं आज चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे टोक तो दिया ही बीच में, जरूर वो बताएं। उनके नेता कश्मीर में कह रहे हैं कि 370 को दोबारा से ले आएंगे। आज बजरंग दास से जरूर पूछना कि क्या कांग्रेस जो है अगर गलती से सत्ता में आ गई तो 370 को ले आएगी। और मेरा अंतिम बात जो है वो ये है कि किस प्रकार से भारतीयों के आरक्षण के पीछे पड़ गए, ये ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण के पीछे पड़ गए हैं। किस प्रकार जहां इनकी सरकार बन गई पिछले साल कर्नाटक में, वहां तो गोकालिगा का 2% का और लिंगायत का 2% छीन कर इन्होंने मुस्लिमों को दे ही दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड और हमारा किस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड है आमने सामने। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भारत को विकसित करने का और इनका टेप रिकॉर्ड जो आप आगे सुन लेंगे आप, ये सामने सामने है। आमने सामने की लड़ाई है। प्रयाग जी, मैं आपके इस मोशन का सपोर्ट करता हूं कि ये 2 धड़ों की लड़ाई है, एक भारत को भारत माता की जय वाला, और एक वंदे माता रोम कहने की बजाय वंदे मातरम कहने के बजाय वंदे माता रोम कहने वाला, सोनिया माता की जय कहने वाला। ये सीधा सीधा जो है 2 सीधी टकराव की लड़ाइयां हैं। मैं आपके मोशन का भरपूर समर्थन करता हूं। बजरंग जी, लाइन तो वही है, 2 धड़े हैं, ये आप भी कह रहे हैं और विदु रावल जी भी कह रहे हैं, लेकिन परिभाषाएं दोनों की अलग अलग हैं। देश एक है, एक और एक रहेगा। भारत वो देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई, एक छत के नीचे रहते हैं। आज मुद्दा है चुनाव का, आज मुद्दा है कि क्या परिस्थितियां रहेगी लोकसभा चुनाव के अंदर। मैं बताना चाहता हूं आज हालात क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का नागरिक दुखी है, मुक्ति चाहता है। क्यों दुखी है? जनता पूछती है हमारा क्या कसूर था। किसान पूछता है हमें दुखा उड़ाकर क्यों पीटा। आंगनबाड़ी महिला पूछती है, छात्र पूछते हैं, सरकारी कर्मचारी पूछते हैं, यहाँ तक के चुने हुए सरपंच पूछते हैं हमारा क्या कसूर था, हमें दुड़ा दुड़ा कर क्यों पीटा। 2 गुना आय करने की गारंटी आपने दी, हमारे ट्रैक्टरों के टायर क्यों फोड़े गए, 750 किसान शहीद हो गए। आपने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी दे दी। आपने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, वो दे दिया। आपने कहा था 250 रुपए सिलेंडर देंगे, वो दे दिया। आपने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे कर दिया क्या? आपने कहा था 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, वो सारे जुमले ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। हमने नहीं कहा, हमने ऐसा नहीं कहा। ना 35 रुपए पेट्रोल के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, ना 250 रुपए सिलेंडर के लिए झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। काला धन क्या है? काला धन लेके आएंगे, काला धन लिया है। हाँ, ये जरूर किया, काला धन वालों से करोड़ों रुपए ऐंठने का काम जरूर किया। 30 बड़ी बड़ी कंपनियों पर ईडी के छापे मरवाए, उन कंपनियों को मोदी वॉशिंग पाउडर लगाकर वॉशिंग मशीन में डालकर 5 दिन बाद 10 दिन बाद महीना बाद उनसे करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेकर। अच्छा बजरंग जी, आपके समय में ईडी सीबीआई आपने कितनी जब्त किया पैसे? देखो बीच में मत बोलिए, बीच में तो आप भी बोले थे। ठीक है, है, मैं भी अपनी जानकारी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 10 साल आपने ठीक है विदु रावल जी, ठीक है, आपने अटैच की। हमने 10 साल में 1,15,000 करोड़ की संपत्ति। ठीक है विदु जी, सुन लेते हैं एक बार, फिर बाकी 2 लोगों ने उनके पास जाऊंगा, फिर आपके पास में आऊंगा। 15,000 आपका और हमारा ये कैसे जब्त कर पाए हम? आपको सत्ता आएगी तब की बता रहा हूँ मैं, बजरंग बता रहा हूँ मैं।
इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, इन्होंने कहा काला दल लाएंगे, इन्होंने सोचा। ठीक है, चलिए मैं बजरंग जी अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, एक बार सबके पास चला जाऊं, फिर और मुद्दों पर आगे बात करेंगे सेकंड राउंड में। ठीक है विधु रावल जी और बजरंग दास जी, अब थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। ठीक है सर, ठीक है रुकिए आप, थोड़ा सा रुकिए बजरंग जी ठीक है, बजरंग जी और विधु रावल जी थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है सर, ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं सेकंड राउंड में, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। हमारे साथ जेजेपी से प्रवक्ता दीप कमल सारण भी जुड़ गए हैं। दीप कमल जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। ठीक है बजरंग जी रुकिए सर, अब थोड़ा सा रुकिए प्लीज, बजरंग जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए सर, बजरंग जी थोड़ा सा रुकिए सर, बजरंग जी रुकिए सर, आप लगातार मत बोलिए प्लीज। बजरंग जी अभी बहुत समय पड़ा है, आपको मौका आगे भी दूंगा मैं, बाकी लोगों को भी तो चर्चा में ले आऊं कम से कम। ठीक है बजरंग जी देखिए ऐसे एक तरफा नहीं होगा ना, बाकी लोग भी तो उनको चर्चा में ले आऊं, फिर आप बोलिएगा आगे, अगले राउंड में आपको मौका दूंगा। ठीक है अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं बजरंग जी, आप लगातार बोलेंगे तो कैसे होगी चर्चा, बताइए आप, ये तरीका थोड़ी ना होगा। आप एक ही मुद्दे को बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं, फिर बार बार काला धन, या तो अलग अलग मुद्दों पर बात करिए। आप घुमा फिरा कर एक ही मुद्दे पर बात करेंगे और फिर कहेंगे एक तरफा डिबेट, एक तरफा तो आप कर रहे हैं सर। प्लीज मेरी दरख्वास्त है, मैं सबको पूरा मौका दे रहा हूं, तो ऐसे तो ना करें, कम से कम मैं सबको पूरा मौका दे रहा हूं, ऐसे तो कम से कम ना करें। अभी मेरा कहना यह है कि बाकी दो लोगों को मैं चर्चा में ले आऊं, फिर सेकंड राउंड में आप एक दूसरे को इंटरप्ट करिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन फिलहाल दो लोगों को और चर्चा में लाने दीजिए पहले, प्लीज रुक जाइए। अब बजरंग जी आप रुक जाइए प्लीज, मुझे मजबूरन आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज आप रुक जाइए। रजत जी के पास मैं चल रहा हूं, फिर मैं दीप कमल जी आपके पास आ रहा हूं। रजत जी हुड्डा साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए हुड्डा साहब तो आज जब भाजपा का जो इतना भारी विरोध हो रहा है हर जगह, जो भाजपा का चाहे फरीदाबाद में आप देख लीजिए, चाहे आप रोहतक में देख लीजिए, हिसार में देख लीजिए, करनाल में देख लीजिए। करनाल में तो मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा के जी, उनका तो रोड शो के दौरान ही पूरा जैसे पूरे ऑल ओवर सोशल मीडिया के ऊपर है किस तरह उनका विरोध हो रहा है। उसके बाद सिरसा में तो लगातार ही हमारे को आए दिन देखने को मिलता है किस तरह भाजपा का तो, और अगर इनकी रैलियां देख लें तो सारी रैलियां खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं। जितनी सोशल मीडिया देख लीजिए, जब जनता और वो तो फिर कर्म कांड ऐसे कर रखे हैं। आप कह रहे हैं 10 साल में विकसित भारत करेंगे, सारे संसाधन तो बेच दिए, शिपिंग यार्ड बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तेल बेच दिया, रेल बेच दी, उसके बाद रोड्स बेच दी। रेल किसको बेची रजत पंजेटा जी, रेल किसको बेची, रेल किसने खरीदी? ऐसे झूठ बोल सकते हैं क्या प्रयाग जी? आपके डिबेट में ऐसे इतना झूठ बोल सकते हैं क्या? रेल किसको बेची? तो आज 205 लाख करोड़ के कर्ज में IMF की रिपोर्ट ये रेल बेचने को कह रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रावल जी आऊंगा एक बार कंप्लीट कर लें। रेल तो इनसे, मुझे खरीदार का नाम बता दीजिए, मैं खरीदार का नाम बता दीजिए, किसने रेल खरीदी? ये तो लर्निड आदमी है भाई, पढ़े लिखे आदमी है। रेल किसने खरीदी और किसने बेची? अभी सोशल मीडिया पे अडानी के डब्बे घूम रहे हैं, आप देखिए सर, वो तो कांग्रेस पार्टी के भी डंडे घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने खरीद ली क्या रेल? महंगाई, कांग्रेस पार्टी के नाम के उनके डब्बे बने हुए, इनका जो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी चलता है। बेरोजगारी, अभी इनके हाल ही में बेटी बचाओ, यही मुकाबला है, टेप रिकॉर्ड से मुकाबला है, उनका नाम मुकाबला है हमारा सीधा सीधा। जो 3000 महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, जैसे बृजभूषण और कुलदीप सेंगर थे। उसके बाद आप बात करें तो ये बात करते हैं, वैक्सीन की भी बात करी। वैक्सीन में तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है, कोविशील्ड वैक्सीन है, उसमें एस्ट्राजेनेका ने 502.5 करोड़ का चंदा दिया और लोगों की जान, अब वो बात आ रही है, लोगों की जान के साथ खेलने का काम किया। कंपनी ने खुद कबूला है कि उससे ब्रेन क्लॉटिंग की वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक आने की पॉसिबिलिटीज है, खुद मानना है, पूरे वर्ल्ड ओवर मानना है। उसके बाद अभी इन्होंने वैक्सीन की बात करी थी, वैक्सीन के बारे में बात करते हो फिर कहते मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भैया वो देश नहीं झुकने दूंगा नहीं, देश नहीं बिकने दूंगा था। और आज डॉलर देखिए, सोने का हाल देख लीजिए,
हम वहां पर कैपिटा इनकम में हमारा 143 रैंक है, पिछले साल 120 रैंक था पूरे देशों में। बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे हैं। कुछ शर्म करो, जीडीपी बोलते रहते हो, पर कैपिटा बताओ बंदे के ऊपर आज हर इंसान क्रेडिट में है। आपने हाँ, किसान की हालत क्या छोड़ी आपने, किसान की आय दुगनी की बात करी थी आपने। ये विकसित भारत है, किसान की कमर तोड़ दी, लागत बढ़ा दी आपने 5 गुना, हर चीज पे जीएसटी। आज जीएसटी कांग्रेस पर सर 18%, डीजल खरीदने जाओ 3%। आज आप बताओ, आज आपने भट्ठा बिठा दिया पूरे देश का। आज पढ़े लिखे बेरोजगार, अग्निवीर जैसी योजनाएं आप लेके आए, भर्तियां दे रहे हो, बड़ी बड़ी बच्चों का आज फॉर्म ले लेके आज बुरा हाल हो रखा है भर के। कितनी नौकरियां हरियाणा के अंदर आपने ऐसे उलझा के रख दी। आज आप बताओ, आज देश का युवा जो है क्यों बहुत टाइम लगेगा ये सारे सवालों का जवाब, क्यों हताश सवाल ही पूछे जा रहे हैं, जवाब भी तो देने पड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। कहते हैं दो सारे तो नोट भी नहीं कर पाया मैं। किया हुआ है ये जो हुड्डा जी बोल रहे हैं, 2 पार्टियां हैं। आज अगर आप बात करें, हुड्डा जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल और भिवानी में आज कहीं भाजपा कहीं कोई दिख रही है तो सिर्फ हुड्डा जी की रहमो करम की वजह से कि उन्होंने कैंडिडेट ऐसे दे दिए। आज आपके पल्ले वोट नहीं है, जनता का भारी रोष है, कहीं बीजेपी फाइट में नहीं है कहीं पे भी। लेकिन खुद हुड्डा जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 9-9, 8-8 केसेस के अंदर जमानत पे है। क्या करें, मदद तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अंदरले खाते ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं करण सिंह दलाल, कांग्रेस के बोल रहे हैं, कैप्टन अजय यादव बोल रहे हैं, किरण चौधरी बोल रही है। आप ये बात करते हैं, ये कांग्रेस की बातें, ये मैं नहीं बोल रहा। क्या कहते हैं करण सिंह दलाल? ईंट से ईंट बजा देंगे, झुकाना आता है, पहले भी झुकाया था। क्या बोल रही है किरण चौधरी? सीएलयू में जिन्होंने कमाई करी, जमीनों पे कब्जे किए, भगौड़े हैं जिनके बच्चे, हजारों करोड़ के केस हैं जिनके ऊपर, ये कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने कैंडिडेट्स के बारे में, अपने कैंडिडेट्स को कमजोर करने के लिए, ताकि भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जाए। फिर तो ईवीएम में सिर्फ 2 कर दो, जैसे अडवाणी जी बोल के गए थे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पलवल के अंदर, कि तो 2 ही पार्टियां होनी चाहिए। तो फिर क्षेत्रीय दलों के साथ क्यों कर रखे हैं गठबंधन दोनों ने? ठीक है, फिर तो ईवीएम दे दो आप, ऑप्शन भी छोड़ो सबको। इनके लिए तो क्षेत्रीय दल कुछ नहीं है, इनके लिए अखिलेश यादव कुछ नहीं है, इनके लिए शिवसेना कुछ नहीं है, इनके लिए ममता बनर्जी कुछ नहीं है। इनके लिए ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। पूरा साउथ में दोनों का कहीं ना कहीं जो भी है सारा रीजनल पार्टीज के ऊपर वो है। और भाजपा तो बिल्कुल साफ ही है साउथ के अंदर। भाजपा क्या है? भाजपा तो पूरे देश में साफ। ठीक है, ये जो चलिए मैं एक बबल क्रिएट कर रखा है। ठीक है कि हम बात करेंगे 400 पार की, जैसे हरियाणा के अंदर बात करी थी 75 पार की, तो आधे से भी कम में रह गए थे। आज इनकी लड़ाई 180 और 182 सीटों के आसपास की सिमटी हुई है। वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर इतने आश्वस्त है यहाँ भाजपा के प्रवक्ता, तो यहाँ चैनल के ऊपर बोले कि अगर हरियाणा में भाजपा की 10 और नहीं तो 11 बोलते हैं, 11 सीट नहीं तो मैं सर मुंडवा लूंगा। बोल रहे हैं आप इतने आश्वस्त है तो मेरे सिर के पीछे पड़े हैं कई दिनों से ही। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कोई तो ठीक है। चलिए मैं एक रिएक्शन दीप कमल जी से मैं ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं विदु रावल जी आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा इनका। ठीक है रचा जी। दीप कमल सारण साहब, हुड्डा साहब का बयान भी आपने सुना, बाकी रिएक्शन भी आपने सुने होंगे और प्रवक्ताओं को भी आपने सुना। एक तो ये कि बाकी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, हुड्डा साहब कह रहे हैं। बाकी ये जो रिएक्शंस हैं तमाम जो एक दूसरे के ऊपर आरोप हरियाणा के मुद्दों या बाकी मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी या 2 धड़ों की जो बात की जा रही है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि मई का महीना शुरू होने के साथ ही जो हमारे अलग अलग दलों के नेता हैं उनमें थोड़ी राजनीतिक गर्मी ज्यादा आ गई है, दबाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सभी के सभी थोड़ा ज्यादा आक्रामक हैं आज। और जहां तक हुड्डा साहब की बात है, हुड्डा साहब एक सियाने नेता हैं, वो ये बात जानते हैं कि देश में जिस तरीके से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्ट्रॉन्ग माहौल पैदा हुआ है एक पक्ष का, तो उससे अगर लोग नाराज हैं और 10 साल की कोई एंटी इनकम्बेंसी है, वो कहीं बंटे ना, वो किसी और पार्टियों के पास ना जाए, उसका सारा का सारा वोट और सारा का सारा जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी और उसके उम्मीदवार ले लें। इसलिए वो इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। उनकी कोशिश तो हमेशा रहेगी कि कांग्रेस पार्टी को कभी मेहनत ना करनी पड़े और ऐसे ही वक्त के साथ कोई माहौल बदले और वो घर बैठे फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। उनका सारा प्रयास इस बात के इर्द गिर्द है। मुझे नहीं लगता कि आज के दिन अगर हम देश में कहें कि हाँ एक मुकाबले का माहौल बना है
या हरियाणा में अगर कोई स्थिति थोड़ी ऐसी बनी है तो उसमें कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा या आज के कांग्रेसियों का कोई योगदान है जी। उन्होंने कोई ऐसा भले का काम नहीं किया विपक्ष के तौर पर या फिर अपनी पार्टी के संगठन के तौर पर कि जिससे वो डिजर्व करते हों दोबारा से सत्ता में आना। इनकी पार्टी आज भी बिखरी हुई है, लगभग हर लोकसभा क्षेत्र पर इनकी पार्टी में खुलकर बगावत हो रही है, लोग नाराज हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक उम्मीद में कि कहीं कोई बात बनेगी 10 साल के बाद सरकार में आने की, इस वजह से वहीं पड़े हुए हैं, उसी नाराज है, पूरी तरीके से आहत है, पंचायतें कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि 10 साल इंतजार किया है तो थोड़े दिन 4-6 महीने और कर लेते हैं, क्या पता कुछ हाथ लग जाए। यही हाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जिन लोगों को टिकट बंटवारे से कोई नाराजगी हुई, जिन लोगों को नजरअंदाज किया गया टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी में, वो भी नाराज हैं, खुलकर जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन वही हैं, वो भी ये चाहते हैं कि सत्ता का साथ ना छोड़ने पाए किसी तरीके से। मैं ये मानता हूं कि ये सारी स्थितियां जो हैं वो बैलेंस करेंगी चुनाव में, और हार जीत किसी की हो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश के स्तर पर तो खेमे दो ही हैं मुख्य रूप से, लेकिन हरियाणा में एक पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़कर 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर कोई भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जब किसी राजनीतिक दल की, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उसकी कोई सीट हरियाणा में ना आई हो। हर बार 1, 2, 3, 5 तक भी सीटें क्षेत्रीय दलों की हरियाणा में आती रही हैं, और ऐसी उम्मीद बरकरार है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई किसी एक बहाव में या किसी बड़े मुद्दों के आधार पर आसानी से जीत हासिल कर ले। पिछले चुनाव में ये एक गलत चलन हमने देखने को मिला है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते थे तो उनके बेटे बड़े बड़े अंतर से जीते, उस वक्त भी जीते जब पूरे के पूरे हरियाणा में कांग्रेस विरोधी लहर थी, और उसके बाद फरीदाबाद में, करनाल में 6-6 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि लोगों को अपने जो फैसला है, अपना जो सांसद बनता है, उसके प्रति उनके जो अधिकार है उसको कम करता है। जब आप इतने बड़े अंतर से किसी को जितवाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपना अधिकार खो लेते हैं। वो हमने देखा भी है। एक ऐसी सीट, करनाल की सीट, जहां के सांसद 2014 से 19 में अश्विनी चोपड़ा जी एक विजिटर की तरह, एक मेहमान की तरह आते रहे 2 महीने 3 महीने में एक बार, और कभी पूरे इलाके का भ्रमण तक नहीं कर पाए। उनके अगले जो उम्मीदवार आए उनको 1.5 गुना और ज्यादा वोटों से लोगों ने जितवा दिया। ये कम से कम लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुकाबला कड़ा होना चाहिए। किसी को भी आसानी से घर बैठकर या कुछ रणनीतिकारों की वजह से या कोई कास्ट कॉम्बिनेशन की वजह से या किसी देश स्तर के मुद्दे से सांसद आसानी से नहीं बन जाना चाहिए। कड़ा मुकाबला हो, दो लोगों के बीच में हो, 3 लोगों के बीच में हो, 4 लोगों के बीच में हो, मेहनत करके जीते, लोगों की कद्र करके जीते। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। मैं कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को सुन रहा था। वो असंध में शायद एक जगह रोड शो कर रहे थे। वहां पर उन्होंने मंच से अपनी बात कही कि मैं वोट मांगने आया हूं। क्या मांगने आया हूं, लोगों से पूछा तो किसी महिला ने कुछ जवाब दिया तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, हाँ, जैसे ताई जी ने कहा, मैं वोट मांगने आया हूं। मैंने उनको इतने प्यार से किसी ताऊ ताई के बारे में बात करते हुए पिछले 9 सालों में नहीं सुना। मैंने बल्कि उनको ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जो हरियाणवी वेशभूषा में होते हैं, जो हरियाणवी बोलते हैं, उनके प्रति, उनकी आंखों में, उनकी भाषा में, उनके व्यवहार में दुत्कार देखा है, अनादर देखा है। ये वक्त है लोकतंत्र की जीत का, जब 1 महीने के लिए नेताओं को एक एक मतदाता को पहचानना पड़ता है, उसकी कद्र करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा कल। मनोहर लाल जी का व्यवहार 9 साल बिल्कुल अलग था, और अब जब उनको वोट मांगने पड़ रहे हैं तो वो बहुत प्यार से, अभी 6 महीने पहले ही तो कह रहे थे एक महिला को, जिन्होंने रोजगार की बात कही थी कि चंद्रयान 4 में भेजेंगे आपको, अगला जब चंद्रयान जाएगा तो उसमें भेजेंगे रोजगार देकर। ठीक है, ये ताकत है। जैसे एक चुटकुला चलता है कि 2 चरणों में चुनाव हो गए, 1 महीने नेता जनता के चरणों में होंगे और 5 साल फिर जनता जो है वो नेता के चरणों में होंगी। ये 1 महीना है, लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। एक एक को बुलाकर पूछे कि कैसा व्यवहार किया आपने पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, और कितने काम किए हैं आपने, कितनी बार आप हमारे सुख दुख में आए हो। ऐसे ऐसे सांसद बने हमारे यहाँ हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, जिन्होंने खुलकर कहा कि आप लोगों की जो आम समस्याएं हैं, गलियों की, नालियों की, स्कूलों की, अस्पतालों की, वो सांसद का काम नहीं है। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि एमएलए से पूछिए, लोकल अफसरों से पूछिए, सांसद का काम नहीं है ये ब्रजेंद्र सिंह के शब्द थे। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। काम चाहे कोई भी हो, व्यवहार भी जरूरी है लोकतंत्र में। लोग ये भी देखते हैं कि आप किस तरीके से बात करते हैं। यानी यही तो मौका है जब नेताओं के जूते घिसवाने का समय जनता के पास होता है। आइए, वोट मांगिए और हमारे मुद्दों को सुनिए, समझिए।
खैर, लेकिन एक बात जो आपने कही उस पर शायद अगर मैं सही हूं तो विदु रावल जी आप भी के पास आ रहा हूं मैं। सीएम सैनी ये कह भी चुके हैं कि 4 जून के बाद तो मना लेंगे, जो भी लोग नाराजगी होती है तो स्वाभाविक है। सभी पार्टी के नेता कह रहे हैं इस बात को। विदु रावल जी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद क्योंकि आचार संहिता नहीं रहेगी, तो अगर कोई प्रशासनिक तौर पर कोई किसी प्रकार की कोई अगर हेकड़ी दिखा रहा है या कोई गड़बड़ कर रहा है या कोई जो है आम जन की बात नहीं सुन रहा है, तो उनका भी जो है 4 जून तक कोई जो है हमारे पास, क्योंकि हैंडकफ्ड होते हैं, हम आप सब जानते हैं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो जो है सरकारें हैंडकफ्ड होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं आई, अधिकारियों के समय आई, मुझे भी इस प्रकार की एक समस्या आई, एक बहुत बड़ी समस्या आई मुझे जो है मेरे क्षेत्र के अंदर जो है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीमा लगती है, यमुना खादर का क्षेत्र है, वहां पर हम प्रयास कर रहे थे कि भाई हमारी जो है जमीन हम बो पाए, लेकिन दबंगई से उत्तर प्रदेश पिछले 50 साल से जो है दीक्षित अवार्ड के बाद से बो रहा था, तो हमें भी प्रशासनिक तौर पर बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी से इंटरवीन करने के लिए कहा, बड़ा पॉजिटिव इंटरवेंशन हुआ, 50 साल बाद जो है लगभग 2000 एकड़ जो है हरियाणा की जमीन हम अपनी वापस ला पाए हैं। सभी की 50 साल में कितनों की सरकारें रही और कितना कुछ संघर्ष रहा होगा किसानों का। 2000 एकड़ भूमि कम नहीं होती, 5-6 गांव का सदस्य का मामला। तो ऐसी बातों को एड्रेस करते हुए जो है नायब सैनी जी कह रहे हैं। लेकिन मैं जो है सीधा जो है बात करूं, देखिए लड़ाई जो है ना नैरेटिव्स की, मैं दीप कमल जी को इसमें जो है देखता हूं, सुनता हूं, नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं। कितना चले ना चले, क्योंकि वेव्स के खिलाफ जो है वो इस समय तैर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों का समर्थन नहीं है उनकी विचार को, उनकी पार्टी को, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, गुड लक टू हिम। लेकिन नैरेटिव्स की जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई में पॉजिटिव कौन है, इस पर बड़ा विचार करना चाहिए। जो लोग कहते हैं और खुले तौर पर कहते हैं रेल बिक गई, अरे भाई कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आपको जो है कहेगा कि रेल थोड़ी बिकी, ऐसे तो ना कहो, अपना कुछ अच्छा पॉइंट बोलो। कहीं ना कहीं चांद में भी लोग दाग ढूंढ सकते हैं। प्रभु रामचंद्र के अंदर भी लोगों ने जो है कमियां निकाल डाली, अयोध्या जी वापिस आए थे, माता सीता में भी कमी निकाली। लेकिन आप जब इस प्रकार की फिर कहते हैं देश बिक गया, अरे यार आप जिस देश में हम रह रहे हैं, जिसको मैं और आप माता के रूप में पूजते हैं, आप कह रहे हो बिक गई, मतलब थोड़ा सा तो कुछ तो शर्म कीजिए। ठीक है, इससे कुछ ना वोट हो सकता है कैच कर पाओ, मुझे नहीं लगता कि कोई वोट देगा। ये कह रहा खुले तो देश बिके हुए देश में रह रहे हैं। एक ऐसे रजत जी अच्छे से डिबेट करते हैं, आज अच्छे से डिबेट करते हैं, आपकी भी टर्न आएगी अभी, आप ना बोलिए मेरे बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला हूं आपके बीच में। रजत जी अच्छे से डिबेट करते हैं, सबकी बात जाए, सबकी बात जाए, मेरे समय मुझे बोलने दीजिए, आप अपने समय बोलिए। तो ये कह रहे हैं बीजेपी का विरोध हो रहा है। अब इस पर ही अगर हम बात कर लें, बीजेपी का विरोध क्यों होना चाहिए, इस समय क्यों होना चाहिए? विरोध का बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना तरीके दिए हुए बहुत सारे, और बहुत सारे उपकरण हैं। आप किसी चीज से असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति के बहुत सारे तरीके। जब चुनाव का आपके पास अवसर है, जब 20-25 दिन में वोट कास्ट होने वाला है, उसके बाद भी कुछ लोग अगर आकर विरोध कर रहे हैं, और मैंने नहीं, जेजेपी पार्टी ने एक्सपोज किया उनको, जननायक जनता पार्टी ने उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह फोटो वोटो निकालकर दिखा दिया कि इनेलो के कार्यकर्ता तक कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें कोई जनता से कोई उम्मीद नहीं है, इन्हें पूरी पक्का पता है कि हम बुरी तरह हार रहे हैं मुट्ठी भर। अब अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए आपने लोकतंत्र के विरोध में जाकर खड़े होना शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोटिंग राइट दिया था, आओ ना, दो हाथ करें उसमें, आओ आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखें। किसी को अपनी बात कहने से रोकने का क्या मतलब है, खासतौर पर चुनाव के समय। और ये अहमदाबाद चुनाव से मॉडल चल रहा है। ये आप कह रहे हैं कि नहीं जाना, और मैं क्योंकि उसमें बड़े एक्सटेंसिवली मैंने कैंपेन किया, गांव के बाहर 4-4, 5-5 लोग खड़े होकर कह देते थे गांव में नहीं घुसने देंगे। अरे भाई, जिसने गांव के अंदर से किसी ने कार्यक्रम लिया, दफ्तर में आकर उसने लिखवाया कि मेरे घर में आके कार्यक्रम, वो गांव के अंदर वाला व्यक्ति तो चाहता है कि और कुछ 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को भी बुलाएगा जब नेता को बुला रहा है, तो वो तो सुनना चाहता है। आप 4 लोग पूरे गांव का कैसे फैसला कर लोगे लठ लेकर? दूसरा, अगर आपको मनाना है तो अपने गांव वालों को मना लो, क्यों कार्यक्रम दे रहे? लेकिन फिर जब उन्होंने लठ लेकर खड़े होकर जिद कर गए, और एक जगह तो बड़ा खून जला, जब जाने भी नहीं दिया गया, हम असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन बाद में जब जो है ना, उस गांव की कागदाना की बात कर रहा हूं, चोपटा के पास लगते गांव, जब मत पेटियां खुली ना साहब, इनका सुपड़ा साफ था, एक तरफा जीते उस गांव से। बड़ा गांव है कागदाना, एक बार रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। लेकिन बड़ा विषय क्या है, इस प्रकार की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, क्या जनता इससे उब नहीं गई है? क्या आप जो रेडी फड़ी को लूटने वाला जो इनेलो का मॉडल रहा है,
उससे हट नहीं गए हैं। मैं जल्दी से इनकी बात पर आता हूँ। पर कैपिटा इनकम एक बड़ा अच्छा इन्होंने शब्द ढूंढ लिया, कहीं से पढ़कर सुना देते हैं। पर कैपिटा इनकम हम 2014 से हरियाणा में सरकार में है। जब हम आए थे तब उस समय हरियाणा आम हरियाणवी की पर कैपिटा इनकम जो है 2014 में, मैं बात कर रहा हूं नवंबर 2014 में 1,35,236 रुपए थी। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं वो 3 लाख से अधिक है, लगभग तिगनी होगी और 10 साल में तिगनी होगी। एक मिनट सर रुक जाइए, अपने समय में मुझे रिप्यूट कीजिए, मैंने नोट किया। अब देश के पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। जब 2014 में हम लोग आए थे, 26 मई 2014 को मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस समय देश के पर कैपिटा इनकम थी आम व्यक्ति की 84,283 रुपए। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं वो 1,87,000 के करीब होगा, दुगने से भी ज्यादा अधिक। तो मतलब आप किन फिगर्स पर बात करें, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस तो करेंगे। हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 25 करोड़ भारतीय जो है वो गरीबी रेखा से, बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की कोई संस्था पर तो आपका विश्वास ही नहीं रहा, खैर आपको तो विदेशी अच्छे लगते हैं। विदेशी वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वर्ल्ड IMF की रिपोर्ट कह रही है कि पहली बार भारत जब से आजाद हुआ उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से आपके 1% से कम रह गई। जो बहुत ज्यादा गरीबी थी वो 0.87% हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं, IMF कह रहा है। आप बार बार कह रहे कर्ज कर दिया। अरे कर्ज जो आपकी देश में निवेश आ रहा है उसको आप कर्ज बताकर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके देश में अगर एक मिनट सुनिए, अगर बस मैं बात पूरी कर रहा हूं बजरंग दास, ज्यादा लंबी नहीं है मेरी बात। जब राजीव गांधी जी अगर ये कहते हैं कालाहांडी में खड़े होकर कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 85 पैसे पहुंचते ही नहीं है, 15 पैसे पहुंचते हैं, तो क्या आप विदेशी निवेश को आप इनकरेज कर रहे हैं क्या? कोई क्यों आपके देश में निवेश करेगा? आपने मोदी जी के राज में यह विश्वास बनाया कि अगर कोई निवेशक आकर भारत में निवेश करता है तो भारतीयों का तो जीवन सुगम होगा ही होगा, उसको भी बेटर जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और भारतीयों को रोजगार मिलेगा। तो इस नाते से आज जो है भारत का जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इतना बढ़ गया कि उसको कर्ज के रूप में ये 2,05,000 करोड़ बताकर प्रस्तुत। मैं तो हैरान हूं इनकी। एक जल्दी से बात और करवा देता हूं। एक ये बार बार कहते हैं रजत पंजेटा जी, 2-3 डिबेट हो गई भाई, मेरे से पता नहीं क्यों मेरे विपक्षी साथी इतनी नफरत क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो प्रेम करता हूं उनसे। ये कहते हैं सिर मुड़वा दूंगा, बार बार चैलेंज देते हैं सिर मुड़वा दूंगा। अच्छा, शुरुआत खुद से कीजिए। आपकी पार्टी का कोई प्रवक्ता कहता है कि 2 सीटें आएंगी आपकी, कोई कहता है 4 सीटें आएंगी। आज आप, मैं नहीं आप आज दोबारा नहीं सुनिए, आप बोलने दीजिए रजत जी। अब आपको पता आप चलाकी कर रहे हो, अब आप बताओ, आप सिर अरे भाई मैं आपकी तरह हिंसक नहीं हो रहा। रुक जाओ। नहीं, मैं हिंसक नहीं हो रहा, मैं तो आपने क्लेम किया है हमेशा, आपने 10 कमल के क्लेम किए हैं ना, और 11 कहते हो आप तो विधानसभा मिला के, तो उसके ऊपर कोई आप अपना कोई, ठीक है वो तो चले। विदु रावल जी के कनेक्शन में इशू आ रहा है, मैं बजरंग दास जी के पास चल रहा हूं, फिर मैं रजत जी आऊंगा आपके पास। विदु रावल जी की आवाज नहीं आ रही हम तक। बजरंग दास जी रखिए अपनी बात सर, चूंकि इशारा आपका इनेलो की तरफ भी है, बीजेपी की तरफ भी है, और उधर से भी इशारा दोनों का आपकी तरफ है। लगातार मुद्दों को लेकर जनता, जिन मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं, कैसे पहुंचा पा रहे हैं जनता तक उन मुद्दों को, ये भी बहुत ज्यादा अहम है। आज मुद्दा परागी बहुत है, एक मुद्दा नहीं है। आज मुद्दे की आप बात करोगे, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, आपके सामने है। आपके समय कितनी थी, हमारे समय कितने, ये बता दो, और फिर आगे। आपके समय कितनी थी, हमारे समय कितने, ये बता दो। आपके समय 18% थी, आज देश में सबसे कम जो है 3.84%। ठीक है बजरंग जी, परागी को बुला लो, मैं बैठा हूं। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए, अपना भी आप बोलिए। विदु रावल जी सुनेंगे आपकी पूरी बात। कोई फायदा नहीं। बजरंग जी बोलिए, नाराज मत होइए सर, बोलिए। क्या है बजरंग जी बोलिए, मुद्दे पर आइए। आपके समय कितनी थी? ठीक है विदु रावल जी प्लीज सुन लीजिए सर। बजरंग जी बोलिए सर, बोलिए। ठीक है विदु रावल जी प्लीज सर थोड़ा सा रुकिए। बजरंग जी बोलिए। आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप एंकर हो। अरे सर रोक तो रहा हूँ, आप मेरे ऊपर क्यों अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? सुनिए बात, जहाँ महंगाई की % की बात करते हैं, जो 2014 तक 25 रुपए लीटर दूध होता था, आज 70 रुपए लीटर है। दाल 50 रुपए किलो होती थी, 160 रुपए किलो है।
सरसों का तेल 55 रुपए लीटर होता था, आज क्या रेट है? आप तसल्ली करो। महंगाई की बात करिए, सब्जी 4 गुना 500% बढ़ चुकी है। आज किसान मंडियों में धक्के खा रहा है। इनसे पूछ लीजिए, किसान की सरसों 1.25 महीने से ज्यादा मंडी के अंदर पड़ी है, इसकी परचेज हो चुकी है, 3 बार गिल्ली हो चुकी, सरसों नहीं उठती। सरसों की परचेज हो रही है, गेहूं नहीं उठती। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं 72 घंटे के अंदर हम परचेज करेंगे, फिर उठान करेंगे, भुगतान करेंगे। आप चेक करवा लो, आंकड़े देख लो, क्या स्थिति है, मंडियों का हालात क्या है। और एक बात और बोलता हूँ, कट्टे का उठान ठेकेदार आड़तियों से 3 रुपए से लेकर 5-6 रुपए कट्टा उठान के नाम के मांग रहे हैं। ये स्थिति है, खुलेआम भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और मेरे साथी कहते हैं 2 दल है, हिंदू मुसलमान। मैं कहता हूँ ये वो पार्टी है देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने की काम करती है, हिंदू मुसलमान करती है, मंदिर मस्जिद करती है। ये वो पार्टी है देश के शहीद जवान शहीदों की लाशों पर राजनीति करती है। 2019 के अंदर दोनों और पार्टी बैठी, इनसे तसल्ली कर लो। मोदी साहब ने क्या कहा था, पहली वोट देश के शहीदों के नाम दे दो भाई, है? देश के शहीदों के लाशों में जो लोग वोट मांगते बिल्कुल खुलेआम मोदी जी का बयान खुलेआम, बिल्कुल। मैं कहता हूँ अगर मोदी जी का बयान लो, मैं अखबार नहीं वीडियो दिखाऊंगा, अखबार दिखाऊंगा, गुप्ता जी हर चीज दिखाऊंगा, मगर इसको बीच में मत बोलना गुप्ता जी, आप ही दे दो। ठीक है, चलिए मैं बजरंग जी आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए रजत जी के पास एक सवाल लेकर चल रहा हूँ। एक बात तो कहता हूँ, ठीक है, बोलिए। आप देखिए, ये कहते थे 2-4 भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज कहते थे 3री बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाए, 10 की 10 लोकसभा सीटें हम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जीतेंगे। मगर जब उनको पता लगा हरियाणा में चुनाव साफ है, एक सीट नहीं आनी, मनोहर लाल जी को हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। हार है। अच्छा चलिए एक प्रेडिक्शन आप भी कर दीजिए, किसकी कितनी सीटें आ रही है बता दीजिए बजरंगी, फिर रजत जी के पास जा रहा हूँ। एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं आवे, चुनाव साफ है, आप चेक कर लेना। जहाँ में ट्रेन है मनोहर लाल जी, वो युवा प्रधान हमारा। कांग्रेस की कितनी आ रही है सर, इनेलो की कितनी आ रही है, जेजेपी की कितनी आ रही है, ये भी बताइए। मैं सुन लो, मैं बता रहा, मैं कह दिया चलिए ठीक है, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल लेकर रजत जी के पास मैं जा रहा हूं, फिर दीप कंवल जी आऊंगा आपके पास। ठीक है सर, बजरंग जी अब मुझे रजत जी के पास जाने दीजिए प्लीज, थोड़ा सा समय कम है। आप तो सपोर्ट में खड़े हो, आप ही बता दो आप कहीं स्टैंड करते हो क्या, कहीं जमानत बताओगे क्या, सिर्फ कांग्रेस की वोट काटने के लिए। ठीक है, चलिए मैं रजत जी के पास जा रहा हूँ। रजत जी ठीक है, बजरंग जी आप थोड़ा सा रुकिए सर, बजरंग थोड़ा सा रुकिए, आप ही के रिएक्शन से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। रजत जी, बीजेपी ने कहा 400 पार, फिर विपक्ष के नेता ये कहने में लग गए कि 400 पार बीजेपी की नहीं आ रही हैं, बार बार बजरंग दास जी भी वही कह रहे हैं। आप लोगों की जो असल मुद्दे हैं वो फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, असल मुद्दे तो अगर आप देखें तो अगर कोई बहुत गंभीर है असल मुद्दे उठाने के अंदर, तो वो क्षेत्रीय दल ही अपने क्षेत्र की बात उठा सकते हैं। ये दोनों अगर ये जो नेशनल पार्टीज हैं, अगर आप देखें इनको तो बड़े साफ से उदाहरण है कि ऊपर से ये बनाते हैं कानून और नीचे थोप दिए जाते हैं। चाहे वो जीएसटी का आप ले लीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर 10 साल हुड्डा साहब बैठे रहे, कहीं ना कहीं ये काले कृषि कानूनों की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कांग्रेस के टाइम पे ही। उसके बाद ओपीएस का मुद्दा ले लीजिए आप, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो सीधा ऊपर कानून बनाए जाते हैं और नीचे थोप दिए जाते हैं जनता तक। लेकिन क्षेत्रीय दल को अपनी आवाज उठानी आती है, जब सरकार को झुकाना आता है कि नहीं हम अपने ऊपर ये सहन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑप्शन ही ये बात, जनता को ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी ऊपर कानून बनाया, आप ये काले 3 कृषि कानून थे, कई बार डिबेट्स में विदु रावल जी हैं, ये खुद बैठे हैं सामने, कहते हैं अगर
बहुत अच्छे हैं, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो हम उन्हें दोबारा लेके आएंगे। तो क्या है, क्या जनता कहाँ जाएगी? ठीक है, को नहीं याद मैंने ऐसा ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का 3 काले कानून आए थे। अभी कौन रोक रहा है हमें? अभी कौन रोक रहा है दोबारा लगाने से? हमें दोबारा सरकार की क्या जरूरत है? 3 साल हो गए वापस किए हुए, अभी किसने रोका 3 साल में हमें? जबकि कानून नहीं है, दोबारा सरकार क्यों आएगी? ठीक है, ठीक है, जो लिमिट खत्म कर दी गई थी, ठीक है, वो आज जो कानून करते हैं दोबारा सरकार ठीक है, 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 ठीक है। एक फाइनल रिएक्शन दीप कमल जी से, फिर मैं रावल साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, विदु रावल जी थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा रुकना होगा। दीप कमल जी से एक फाइनल रिएक्शन, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। दीप कमल सारण साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हाँ, कंप्लीट करिए। 17 मंडियों का प्रेडिक्शन भी दे दीजिए रजत जी। एक मिनट ना बोले, आप मेरा सिर मत बुलवाइए। अब ये कह रही है डिबेट में नहीं आऊंगा अगर इतनी सीटें ना। पराग जी, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपके दर्शकों। अच्छा विदु, हरियाणा की बीच में चुप कराओ इनको। अच्छा विदु रावल जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक कंप्लीट कर रहे हैं रजत जी दीप कमल जी के पास, फिर मैं विदु रावल जी आपके पास आ रहा हूँ। एक बार सुन लेते हैं रजत जी क्या कहना चाह रहे हैं। रजत जी बोलिए। एक मिनट भैया, ठीक है, ठीक है, रजत जी बोलिए। बोलने की आदत है, अब डिबेट खत्म हो जाए। विदु जी प्लीज सर थोड़ा सा रुकिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, समय थोड़ा कम बचा है। अरे भैया बोलनी, मैं आपके पास आऊंगा ना सर, विदु रावल जी आपके पास आऊंगा तो आप बोल लीजिएगा आपको जो बोलना है। आप थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। सर मैं पूछ तो रहा हूँ ना, आप बोलने का मौका तो उन्हें दे कम से कम। रजत जी वो टाइम पास कर रहे हैं। अरे भैया नीचे प्रेशर कुकर लगा। देखिए हरियाणा की 17 मंडियों की उठान का ठेका केवल आपकी प्रेडिक्शन कितनी सीट आई? रजत जी एक फाइनल रिएक्शन मैं चाह रहा हूँ। रजत जी अब मुद्दों पर चर्चा हम लोगों ने कर ली है, एक फाइनल रिएक्शन, क्योंकि अब समय कम बचा। फाइनल रिएक्शन, बार बार प्रेडिक्शन का जिक्र हो रहा है, बीजेपी तो कह रही है 10 की 10 सीटें लाएंगे, 11वीं सीट का जिक्र भी कर रहे हैं विदु रावल साहब उपचुनाव वाली। अब बजरंग दास जी ने कुछ क्लियर बताया नहीं किसकी कितनी आएंगी, आपका प्रेडिक्शन क्या कुछ कह रहा है? ये फंस गया। देखिए एक प्रेडिक्शन तो मैं दे सकता हूँ कि भाजपा का आज, भाजपा का नहीं, इनेलो का प्रेडिक्शन। एक मिनट विदु रावल जी प्लीज रुकिए। कांग्रेस वाले भी भाजपा का देते हैं, राहुल गांधी भाजपा का देते हैं, और इंडिया आप बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? आप अपना प्रेडिक्शन दीजिए और बताइए, मैं इससे कमाई को डिबेट में नहीं आऊंगा। खत्म। ओके बाय, टाटा। इंटरनेशनल लोकदल जीतने की स्थिति में है, मैं आपको आज इस चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए दीप कमल जी से एक रिएक्शन में लूंगा। दीप कमल जी, एक परसेप्शन बीजेपी क्रिएट करती है और फिर उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमने लग जाती हैं। हम सवाल अगर विपक्ष के मुद्दों को लेकर करते हैं तो फिर बीजेपी का वो परसेप्शन बीच में आ जाता है। तो क्या ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी जिसमें विपक्ष फंसकर रह जाता है? देखिए पराग, आपने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है। जो पिछले 10-15 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के आने के बाद से कहीं ना कहीं जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना थी उसके साथ इसके माध्यम से खिलवाड़ हो रहा है कि लोग अपने आसपास के असली माहौल, अपनी जरूरतें और अपने यहाँ पर जो काम हुए हैं या जो कमियां रह गई हैं उनको भूलकर किसी ऐसी बातों में आ जाते हैं जिनका उनसे सीधा सरोकार भी नहीं होता है और जो चुनाव में कुछ हो जाने से या ना हो जाने से बदलने वाली भी नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त के लिए कुछ माहौल क्रिएट किया जाता है। लेकिन सर असल में बात यह है कि अगर विपक्ष इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि बीजेपी एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है, तो फिर विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर? सवाल यह है, क्या इन 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को इतना भी समझ नहीं आया कि बीजेपी के साथ जीतना कैसे है? देखिए 10 साल तो विपक्ष के मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के ही और उसमें कुछ समय तक आम आदमी पार्टी के ही इन बातों में, इस बात को समझने में बीत गए कि वो किस तरीके से बार बार ऐसे किसी ट्रैप में आ रहे हैं। चाहे धर्म को लेकर विषय हो, चाहे पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे भारत के इतिहास को लेकर हो, कोई ऐसी बहस छेड़ी जाती है बार बार जिसके जवाब देने के चक्कर में ये विपक्ष के लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। ऐसे ट्रैप में फंसते हैं कि उसके बाद उनको बाद में समझ में आता है कि इस पे हमने सरकार को घेर कर अपना ही नुकसान कर लिया उल्टा। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने में मुझे लगता है राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों ने कोशिश की है कि ऐसी किसी चीजों में ना फंसा जाए। और इसके अलावा भी चाहे कोई लोक लुभावन नारा हो, चाहे कोई लोगों को बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाने वाले जुमले हों या सपने हों या वादे हों, ये सारी बातें जो हमारे लोकतंत्र की भावना है, जो ये कहती है कि एक नागरिक का एक वोट और वो अपनी सूझबूझ से गोपनीय रूप से डालेगा, उन सारी बातों को प्रभावित करता है। हमारे यहाँ लोकल लेवल पर हम देखते हैं जाति के आधार पर, अपने गोत्र के आधार पर, गांव के आधार पर
कौन अच्छी शराब पिला रहा है, कौन कौन और दूसरे तरीके की अच्छी लुभावनी बातें कर रहा है, उसकी वजह से लोग वोट प्रभावित होकर डालते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक जमीनी स्तर पर समस्या है और बड़े स्तर की समस्या इन बड़े राजनीतिक दलों ने पैदा कर दी है। मैं मानता हूं कि मीडिया का और बाकी जो लोग हैं, कोई किसी तरीके से, देखिए चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां भी किसी के घर की नहीं है और सरकारें भी बनती बिगड़ती रहेंगी। हमें जितना हो सके वो समाज के विकास के लिए और देश आगे बढ़े किसी तरीके से, ठीक है, कोई बढ़ाए, कोई भी पार्टी है, कोई भी सरकार है, वो आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी बुनियाद तो कम से कम अच्छी ऐसी हो कि वो आगे बढ़ाने की बात करने के लिए आए, ना कि ऐसी वजह से वोट मिलते हैं, नकारात्मक बातों की वजह से वोट मिलते हैं और इस वजह से राजनीतिक दल नकारात्मक राजनीति ही करते चले जाए, ये नुकसानदायक। ठीक है, विदु रावल जी बताइए सर, जाल फेंकते हैं आप लोग, फंसा लेते हैं विपक्ष को बार बार, फाइनल एक्शन बहुत संक्षिप्त में। भोली शक्ल है। मैं हैरान था इस बात से हैरान नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं दीप कमल जी आपके बारे में नहीं कहता। पॉइंट तो हिट कर दिया। रजत जी आप सुन लीजिए प्लीज सर, चूंकि समय कम है। मैं इसलिए हैरान था क्योंकि सोशल मीडिया ने आकर किस प्रकार से मनोपली की, किस प्रकार से मैच फिक्सिंग होती थी, लोग मंत्री पद तय किया करते थे। हमने नीरा राडिया टिप्स में देखा कि किस प्रकार से कितने पत्रकार उसमें जो है केंद्रीय मंत्री कौन बनेगा ये पत्रकार तय कर रहे थे और सरकारी खर्चे पे सब कुछ होते थे। दीप कमल जी बड़े लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं। जब लोकलाइज हुआ मीडिया उसके बाद बहुत सारी जानकारियां निकली और ये तो लोकलाइजेशन के फेवर में है। अब पूरी डिबेट निकाल लीजिए, रजत पंजेटा और दीप कमल सारंग जी ने ये कहा कि सांसद विधायक जो है यहाँ की बात होती। फिर जब ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के दौर के बाद जो है ना बहुत चीजें ओपन हो गई, मनोपली नहीं रही किसी की। आज अगर लुटेंस के अंदर कोई कांग्रेस पोस्टर लगा रही है कि यासीन मलिक को छोड़ देंगे तो आज वो सामने फोटो के साथ आ गई। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि पूरा जो विपक्ष है उसका जो पूरा धर्रा है वो झूठ, मिथ्या और अफवाह पर चल रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप मैं बताता हूँ कैसे, बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए। आपके विरोध के वीडियोस है, देखिए कैसे बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। अरे सर रुक जाइए, मैं दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा। कभी टाइम वेस्ट होगा, आपको समय नहीं मिल पाएगा, मैं बीच में बोलने का कारण आपका समय कट जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगी। बहुत जल्दी से विदु रावल जी, देखिए छोटी सी बात, जो अभी धर्म की बात कर रहे थे और मजहब की बात, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। गुजर ने कहा मैं नाराज हूं, कांग्रेस ने कहा मैं आपके साथ। जाट ने कहा मैं नाराज हूं, कांग्रेस ने कहा मैं आपके साथ। राजपूत ने कहा मैं नाराज हूं, कांग्रेस ने कहा मैं आपके साथ हूं। मराठा ने कहा मैं आपके नाराज हूं, चलिए समय चूंकि मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है आज की चर्चा के लिए, लेकिन आप सबसे विदा लेते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा, जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। राजनेताओं को जनता के बीच जाने का ये मौका होता है और जनता को भी मौका होता है कि उनके सामने अपने मुद्दों को, अपनी बातों को रख पाएं, समझ पाएं राजनेता भी जनता के मिजाज को और नेता क्या चाहता है, नेता किस तरीके से जनता के विकास को करना चाहता है, ये जनता भी समझ पाए कि कौन सा नेता उनके लिए बेहतर है। इसलिए आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया विदु रावल जी आपका, बजरंग दास जी आपका, दीप कमल जी आपका, रजत जी आपका हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।